नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इस्सार खान। देखिए, यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले तेज हो रहे हैं और ऐसे ही एक हमले में यूक्रेन के खार्किव में भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा की मौत हो गई। इसके बाद हिंदुस्तान ने गंभीर नजरिया इस पूरे मामले पर अख्तियार किया है। जानकारी सामने निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल बैठक बुलाई है, उच्च स्तरीय बैठक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बुलाई गई है। इस मीटिंग का समय शाम 6 बजे का, मतलब इस समय 6:03 हो रहा है। पीएम ऑफिस की तरफ से शाम 6 बजे ये बैठक बुलाई गई, मतलब मीटिंग शुरू हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त मौजूद हैं। विकास, हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं यूक्रेन में, इसीलिए जरूरी ये उच्च स्तरीय बैठक, इसमें क्या फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, लगातार सुबह से फैसले लिए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा तेजी से निकाला जा सके। सुबह C-17 ग्लोब मास्टर को भी इंडक्ट किया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन में, ऑपरेशन गंगा में। और अब फिर ये बैठक बुलाई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, वहां से छात्रों को खासतौर पर तेजी से निकाला जा सके। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अभी भी वॉर जोन में फंसे हुए हैं और इसीलिए अब से कुछ देर पहले बाकायदा विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन और रशिया के एम्बेसडर्स को कॉल किया था और उनको बात के लिए बताया कि किसी भी सूरत में भारतीयों की जान माल की सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं। विकास, क्या भारत सरकार का रवैया अब इस पूरे मामले में बदलेगा? अभी तक हम ये देखते आए हैं कि भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी लगातार यूक्रेन में फंसे उन छात्रों के लिए जो पूर्वी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, खार्किव वाले इलाकों में फंसे हुए हैं, यही जारी की जा रही है कि आप जहां हैं वहीं रहें। ऐसे में उन छात्रों को निकालने के लिए क्या कोई रणनीति में तब्दीली होगी विकास? जी देखिए, बिल्कुल निकालने के लिए एक ही तरीका है कि वहां पर ग्राउंड पर जो फोर्सेस मौजूद हैं, यूक्रेन की हो चाहे रूस की हो, उनसे ज्यादा से ज्यादा सहयोग मिले। और अभी तक के हालात जो थे उसमें ऐसा था कि जो पीस जोन था, जहां पर वॉर नहीं चल रहा था, उन इलाकों में ना तो यूक्रेन के फोर्सेस की तरफ से और ना ही रशिया के फोर्सेस की तरफ से भारतीय तिरंगे को केवल देखकर ही बसेस को, गाड़ियों को, छात्रों को आने जाने दिया गया। लेकिन वॉर जोन में जो लोग फंसे हुए हैं, जो भारतीय फंसे हुए हैं, उनको निकालना बेहद बड़ी चुनौती है, क्योंकि बिल्कुल बड़ी चुनौती है। और महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि आखिरकार अब ये जो चुनौती है, इसे पार कैसे करेगी भारत सरकार? क्योंकि करना तो होगा, क्योंकि वो हिंदुस्तानी है जिनकी जान पर बनाई है यूक्रेन में। और आप देख सकते हैं इस वक्त दो खास मेहमान जो मेरे साथ मौजूद हैं। कर्नल दानवी, रक्षा विशेषज्ञ, स्टूडियो में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और जेएनयू के प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ हैं। और इस बीच ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, वो नवीन शेखरप्पा, वो छात्र जिसकी मौत हो गई है यूक्रेन में, उसी के पिता से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन शेखरप्पा के पिता से बात की है, परिवार को सांत्वना देते हुए, ढांढस बंधाते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात बिगड़ते जा रहे हैं यूक्रेन में, रूस की तरफ से हमले तेज होते जा रहे हैं। और ये वो खार्किव में हुआ हमला, ये खार्किव का फ्रीडम स्क्वायर और वहां पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जिस पर यह हमला हुआ। और माना यह जा रहा है कि इसी हमले के दौरान जिस तरीके की शेलिंग हुई है, उसी की चपेट में आकर नवीन शेखरप्पा कर्नाटक के रहने वाले थे, उनकी जान चली गई खार्किव में। और इस बीच अब मैं आपको यह बताने जा रही हूं कि कुल मिलाकर यूक्रेन में भारतीय कितने, कुल आबादी यूक्रेन में भारतीयों की 23,000 के आसपास थी। अच्छा, युद्ध से पहले ही वो भारतीय जो देश लौट आए 4,000। युद्ध के बाद अब तक वो हिंदुस्तानी जो यूक्रेन से कम बाहर निकल चुके हैं 9,000 का उनका आंकड़ा है। और साथ ही जो सुरक्षित वापस हिंदुस्तान लौट चुके हैं, ऐसे 2,000 छात्र हैं। लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है ये 10,000 का आंकड़ा, ये जो आप देख रहे हैं, क्योंकि ये वो भारतीय हैं जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। और इन्हीं को लेकर इस वक्त भारत सरकार सबसे ज्यादा चिंतित है। इन्हीं को किस तरीके से यूक्रेन से सुरक्षित हिंदुस्तान वापस लाया जाए, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस वक्त एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। और इस बीच आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं, नवीन शेखरप्पा, यूक्रेन में जिस भारतीय छात्र की जान चली गई है, उसी के परिवार ठीक है सर, शुक्रिया सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। ठीक है सर, शुक्रिया सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। ठीक है सर, शुक्रिया सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। ठीक है सर, शुक्रिया सर, प्रणाम सर।
ये एक बेबस पिता के बोल हैं, वो पिता जिसने अपने 21 साल के बेटे को खो दिया है। और उन्हें सांत्वना देने के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर उनसे बात की तो इस बेबस पिता के पास और कुछ बोल नहीं थे सिवाय इसके कि वो कह रहा है शुक्रिया सर, प्रणाम सर। और इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि यूएनएससी से बाहर किया जाए रशिया को, इस तरीके की खबरें सामने आ गई है। रूस यूक्रेन युद्ध पर ब्रिटेन से यह बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटेन की तरफ से मांग की जा रही है कि यूएनएससी से रूस को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रूस को बाहर करो, ये मांग कर रहा है अब ब्रिटेन। कुल मिलाकर दुनिया या फिर कहें वो देश जो रूस के खिलाफ यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं, उनकी मंशा यही कि किसी तरीके से रशिया पर दबाव बनाया जाए, डिप्लोमेटिकली, कूटनीतिक लिहाज से, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली अलग थलग किया जाए रशिया को, ताकि जिस तरीके की आक्रामकता रूस की देखने के लिए मिल रही है उस पर लगाम लगे। और इस सब के बीच भारत के लिए, हमारे लिए अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही कि किस तरीके से वो 10,000 भारतीय जो अभी भी युद्ध भूमि में फंसे हुए हैं वो सुरक्षित वापस लौटेंगे। कर्नल दानवीर, क्या होना चाहिए यहां पर इवैक्यूएशन प्लान? देखिए, इवैक्यूएशन के अंदर सबसे जो सीवियर सिचुएशन जो है, जो टेंस सिचुएशन है वो खार्किव के अंदर है। और खार्किव से ये बच्चों का निकलना बहुत ज़रूरी है। पहले आप ही के चैनल पे जब प्रणय बात कर रहे थे उन बच्चों के साथ जो वहाँ से निकल के आप आए हैं 18 घंटे की जर्नी करने के बाद में, वो बता रहे थे कि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो इसी महीने यानी कि फरवरी के महीने में आए हैं, कुछ ही दिन हुए हैं उनको खार्किव में आए हुए, और उनको खार्किव और यूक्रेन का के और यू भी नहीं मालूम है, इतने न्यू हैं, और उनको वो सबसे ज़्यादा खौफजदा हैं और वो सबसे ज़्यादा डिसोरिएंटेड हैं। तो ये बहुत ही ट्रैजिक सिचुएशन डेवलप हो रही है। और अच्छा, जिस तरीके से रशिया ने सबको हैरान कर दिया, यूक्रेन पर जिस तेजी के साथ रशिया की तरफ से अटैक हुआ, प्रोफेसर राजन कुमार, भारत सरकार की तरफ से यही एडवाइजरी जो बार बार जारी की गई कि भाई अगर आप पूर्वी यूक्रेन में हैं, खार्किव में हैं, तो वहीं रहें जहां आप हैं, निकलने की कोशिश ना करें। और अब वही इलाके जो हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं। नवीन शेखरप्पा की जो मौत हुई है वो इसी खार्किव में हुई है। तो यहां से अब किस तरीके से इन बच्चों को बाहर निकाला जाएगा? देखिए, हमें ठीक से रूसी जो डिप्लोमेसी है, रूसी एम्बेसी इंडिया में है, उससे सीधा बात करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्लियर एडवाइजरी जो इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन डिप्लोमेसी जो एम्बेसी यूक्रेन में है वो इसलिए नहीं दे पा रही थी कि रूस बोल रहा था कि हम अटैक नहीं करेंगे, इन्वेड नहीं करेंगे, इसी ढंग का मैसेज टॉप लेवल से आ रहा था। तो हमारी एम्बेसी ठीक से जिस ढंग से डिसीजन लेना चाहिए कि पहले ही बच्चों को निकालना है या जो लोग फंसे उनको निकालना, वो नहीं निकाल पाए। लेकिन अभी रास्ता समाप्त नहीं हुआ है, रास्ता खत्म नहीं हुआ है। हमें, चूंकि हमने रूस को अभी भी सपोर्ट किया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एब्सटेन किया है, उसके अगेंस्ट में वोट नहीं किया है, तो वैसे में रूस पे दबाव बनाना चाहिए कि रूस को एक सीज फायर का मौका, सीज फायर करे, और जो भारत के नहीं बल्कि दूसरे भी सिटीजन हैं उनको एक फिक्स टाइम में, जबकि रूस अटैक नहीं करे, यूक्रेन अटैक नहीं करे, उस समय एक क्लियर एक पैसेज दिया जाए जिससे कि इनको वहां से निकाला जाए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जी, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोफेसर राजन कुमार। मुझे लगता है इसी को जरा सा कर्नल दानवीर को और एक्सप्लेन करना चाहिए कि विकल्प है, रास्ता बन सकता है युद्ध भूमि में से भी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने का। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी दिशा में भारत सरकार की तरफ से कदम भी बढ़ाए गए, क्योंकि हमने देखा चाहे यूक्रेन के राजदूत हो चाहे रूस के राजदूत हो, दोनों को तलब किया गया। बिल्कुल, ये नहीं डॉट्स को मैं भी अभी कनेक्ट करने ही वाला था कि ऐसे इंस्टेंसेस हैं वॉर की हिस्ट्री के अंदर कि आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर टू गिव सेफ पैसेज टू सिविलियंस आप एक लिमिटेड सीज फायर करते हैं, कॉरिडोर निर्धारित करते हैं कि वहाँ से वो इवैक्यूएट हो सकते हैं। ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं हिस्ट्री में, मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर। तो मेरे ख्याल से उसी की तरफ ये संकेत है कि दोनों देशों के राजदूतों को बुलाया गया और उनको बोला गया होगा कि आप इस तरीके का कुछ प्रोविज़न करें, एक योजना बनाएं जिससे कि जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं या और भी जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं वो वहां से कम इवैक्यूएट हो पाए। बिल्कुल, और इस पर भी गौर करना चाहिए हमें कि आज ही प्रधानमंत्री की तरफ से निर्देश वायुसेना को भी दे दिया गया था कि वो भी अब इन छात्रों के बचाव में जुट जाए। और सबके बीच एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज जो अब मैं आपको बताने वाली हूं। हमारी ये ब्रेकिंग न्यूज एलईडी वॉल है और यहां पर एक और खबर जो युद्ध भूमि से ही सामने निकल कर आ रही है, वो युद्ध भूमि जहां अभी
तक आर पार यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी हुई थी, लेकिन अब आंच जो है, तपिश जो है, वो हिंदुस्तान में भी महसूस की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, मारे गए छात्र नवीन के साथ एक और छात्र भी घायल हुआ है। नवीन की मौत के समय 2 छात्र जो नवीन के साथ थे, घायल छात्र भी कर्नाटक के हावेरी का ही रहने वाला है। देखिए, तो कुल मिलाकर अब तस्वीर क्या सामने आ रही है। ये छात्र जो निकले थे, जहां इन्होंने शरण ली हुई थी बंकर में खाने पीने का सामान लेने के लिए, उस दौरान नवीन अकेला नहीं था, उसके साथ उसके 2 और साथी छात्र भी थे और ये तीनों लाइन में लगे हुए थे, क्यू में खड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे सामान खरीदने के लिए। और उसी दौरान धमाका होता है और वो जो शेलिंग होती है उसकी चपेट में आकर नवीन की मौत हो जाती है और एक और उसका साथी छात्र जो उसके साथ मौजूद था वो घायल होता है। और इस बीच ये तस्वीर, यही खार्किव है, यही खार्किव का वो फ्रीडम स्क्वायर है, यही खार्किव फ्रीडम स्क्वायर की ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव इमारत है। इसी इमारत पर आज हमला हुआ, ये आप देख रहे हैं, ये हमला, मिसाइल अटैक। और देखते ही देखते ये जो इमारत है वो जमींदोज हो जाती है, क्योंकि यहां सिर्फ और सिर्फ देखिएगा अभी आप, ये आग का गोला, ये बड़ा सा एक आग का गोला और उसके बाद ये धुएं का गुबार और सब कुछ नेस्त नाबूद हो जाता है, सब कुछ जमींदोज हो जाता है, सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। और जिस जगह ये धमाका हो रहा है, नुकसान इसने सिर्फ और सिर्फ इतने इलाके में ही नहीं फैलाया, बल्कि जब ये धमाका हुआ, जो स्प्रिंटर्स निकले, जो शेलिंग हुई, उसी की चपेट में आकर तो नवीन की मौत हो गई और एक और छात्र जो घायल हुआ है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इस बीच एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बहुत बड़ा बयान सामने आ रहा है। रूस का रक्षा मंत्रालय वो ये कह रहा है कि लक्ष्य हासिल करने तक हमले जारी रहेंगे। मतलब रूस जो है वो अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर रहा है। रूस जो है वो किसी तरीके के अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आने को तैयार नहीं है। रूस अपने रुख पर कायम है। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के रक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि वो लगातार हमले जारी रखेगा। और इस बीच मैं आपको सीधे लेकर चलती हूं हमारे दूसरे स्टूडियो में, जहां पर मेरी सहयोगी प्रतिमा मौजूद है। और प्रतिमा दरअसल कीव की एक तरीके से तकनीक के सहारे उसी सड़क पर पहुंच चुकी हैं जहां इस वक्त हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय मौजूद हैं। प्रतिमा। बिल्कुल रोमाना, देखिए तकनीक की मदद से मैं और प्रणय अभी आमने सामने हैं, लेकिन वॉर जोन से लगातार प्रणय हम तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। तो प्रणय, बहुत जरूरी हो जाता है आपसे ये जानना कि इस वक्त जहां आप मौजूद है वहां किस तरीके की स्थिति है, क्या जनजीवन सामान्य तौर पर चल रहा है, क्योंकि लोग आपके पीछे बहुत सारे दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, जनजीवन सामान्य नहीं है, लेकिन मैं ये बता दूं प्रतिमा आपको, क्योंकि जिस जगह में मैं खड़ा हूं वहां पर सुरक्षा की मौजूदगी भी साफ नज़र आती है। साथ ही बैग लेते हुए लोगों की जो आवाजाही है, ये जो भीड़ है, दरअसल ये पलायन की भीड़ है, ये त्रासदी है, ये मानवीय त्रासदी है। और जिस तरीके का कोलैटरल डैमेज जिसकी आशंका से सब लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं 2 मुल्कों की लड़ाई में, जिसका नुकसान आज भारत ने उठाया है नवीन की मौत के तौर पर, या एक और भारतीय छात्र जो घायल हुआ है उसकी चोट के तौर पर, कि मैदान जंग में जिस तरीके से 2 लोगों की लड़ाई में तीसरे का नुकसान हो जाता है, वो कुछ वही स्थिति इस समय भारत की है। क्योंकि भारत की कई कीमती जानें, कई छोटे बच्चे, कई जो स्टूडेंट्स हैं वो फंसे हुए हैं और उनको सुरक्षित निकालने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, पूरी कोशिश की जा रही है। बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए, बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि ये बच्चे जो बंकरों में हैं मौजूद, उनको सुरक्षित आखिर कैसे निकाला जाए। जिस तरीके से नवीन को आज निकलना पड़ा, ऐसी मजबूरी किसी भी बच्चे के साथ कभी भी सामने आ सकती है, क्योंकि खाना कम हो रहा है, पानी कम हो रहा है, दवा की ज़रूरतें हैं। ऐसे में उन्हें बाहर निकलना होगा और अगर बाहर वो निकलते हैं तो उनके सामने मौत का खतरा लगातार बरकरार है, क्योंकि लगातार बमबारी हो रही है। और रूस के रक्षा मंत्री शोइगु ने अगर ये कहा है कि वो लक्ष्य हासिल करने तक बमबारी जारी रखेंगे, तो ये निश्चित रूप से बड़ी और चिंताजनक बात है। और वो सारी चिंता का दबाव जो है वो इस लवीव शहर के अंदर नजर आएगा, क्योंकि यहाँ लगातार अभूतपूर्व भीड़ बरकरार है। प्रतिमा, मैं आपको बता दूं कि जिस समय ये जो तस्वीर है ये पलायन के मानवीय त्रासदी की तस्वीर है। इस समय यहाँ पर रेड क्रॉस के कैंप में लोग 2-3 दिन से एक भारतीय स्टूडेंट, जो 2 भारतीय स्टूडेंट जिनसे मैंने अभी कुछ देर पहले बात की, उन्होंने कहा कि वो 5 दिन चलकर यहाँ पर लवीव में पहुँचे हैं, जिस बीच में उन्होंने 10 से 12 किलोमीटर जंगलों में पैदल चले हैं और बस किसी तरीके से वो यहाँ से निकलना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते थे। और खार्किव से लेकर यहाँ तक का सफ़र उन्होंने 5 दिन में तय किया है। जी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रणय जो जानकारी आप साझा कर रहे हैं, और विशेष तकनीक की मदद से आप देख सकते हैं मैं और प्रणय आमने सामने हैं, जबकि प्रणय वॉर जोन से लगातार इस पूरे मामले का अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हो। ओवर टू यू रोमाना।
शुक्रिया प्रतिभा। तो कुल मिलाकर ये कीव नहीं बल्कि लवीव था, यूक्रेन का लवीव, जहां इस वक्त प्रणय उपाध्याय मौजूद हैं, क्योंकि कीव में कह दिया गया था कि जितनी जल्दी हो सके कीव को खाली कर दिया जाए सुरक्षा कारणों की वजह से। और इस सब के बीच रूस किस तरीके के तेवर दिखा रहा है ये जान लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी अभी खबर ये आ रही है कि रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान दे दिया गया है। रूस के जो रक्षा मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता तब तक हमले जारी रहेंगे। और लक्ष्य क्या है हम सब जानते हैं। लक्ष्य पहले दिन से जो रूस की तरफ से दोहराया जा रहा है वो यही कि उसे विसैन्यकरण करना है, सैन्य क्षमता जो है यूक्रेन की उसको खत्म करना है। ये लक्ष्य पहले दिन से रूस लेकर चल रहा है। रूस के रक्षा मंत्री का ये बड़ा बयान, तो ये जो बयान आया है दानवीर साहब, कुल मिलाकर ये तो माना जाएगा कि वही शर्त जिसे लेकर ये युद्ध शुरू हुआ है। मैं आपसे जवाब लूंगी सर, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज, यूरोपियन यूनियन में शामिल होगा यूक्रेन। आपसे कुछ ही देर पहले यूरोपियन यूनियन में एक जोरदार भाषण जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से दिया गया, जिसमें जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन से उनका साथ देने की अपील की। और अब बड़ी खबर यह आ रही है कि यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन में शामिल करने की अर्जी दी थी, उसे स्वीकार कर लिया गया है। मतलब अब यूरोपियन यूनियन में शामिल होगा यूक्रेन। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यूरोपियन यूनियन में शामिल होता हुआ यूक्रेन। 27 सदस्य अभी तक यूरोपियन यूनियन में, और ऐसे में अब यूक्रेन भी दस्तखत कर रहा है। यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन भी अब शामिल हो गया है। इसके मायने क्या है मुझे लगता है ये जरा समझ लेना चाहिए। जिस तरीके की सॉलिडारिटी की उम्मीद की जा रही है जेलेंस्की की तरफ से, दुनिया खासतौर से अमेरिका, नाटो, यूरोपियन यूनियन से, ये वही सॉलिडारिटी है सर राजन कुमार जी? हाँ देखिए, ये बहुत जरूरी था क्योंकि यूक्रेन को जिस ढंग से नाटो ने कमिट किया या यूरोपियन यूनियन पहले बोल रहे थे कि सपोर्ट करेंगे, वो वैसे कर पा नहीं रहे थे। ना तो वहां पे उन्होंने आर्मी भेजी और ना ही पहले दूसरे जो ऑफर्स देने चाहिए थे वो दिए थे। तो एक ये मुझे लगता है कि एक वेलकम स्टेप है, और यूरोपियन यूनियन मिनिमम इतना तो कर ही सकता था। अगर वो यूक्रेन को डिफेंड नहीं कर सकता तो कम से कम वहां पे यूरोपियन यूनियन का मेंबर तो दे ही सकता है इससे। लेकिन दिक्कत अभी यह है कि अभी जो रेजिम है वो वहां पे रहेगी कि नहीं, और दूसरी जो रेजिम आती, देखिए रूस का मुख्य लक्ष्य है वहां पे रेजिम चेंज करना, एक फेवरेबल रेजिम वहां पे, पपेट रेजिम वहां पे स्थापित करना। तो दूसरी रेजिम आती है, उसका क्या डिसीजन होता है, इस पे काफी कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि जेलेंस्की कब तक वहां पे टिके रहेंगे ये कहना बहुत ही मुश्किल। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। कर्नल दानवीर का जल्दी से हम रुक करते हैं। कर्नल दानवीर, यूरोपियन यूनियन में जरूर शामिल जेलेंस्की साहब हो गए, यूक्रेन हो गया है, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा मदद चाहिए जेलेंस्की को वो सैन्य स्तर पर है, और उस दिशा में तो यहां पर कोई कदम उठा नहीं है अब तक। ना कदम उठा है और ना उस दिशा में कदम उठेगा, क्योंकि उसके नतीजे बहुत बहुत गंभीर हो जाएंगे। वर्ल्ड वॉर की तरफ और न्यूक्लियर वॉर की तरफ वो एक शुरुआत हो जाएगी, तो वो किसी भी हालत में होने वाला नहीं है। ये जो कार्रवाई हुई है ये एक सॉलिडेरिटी दिखाई जा रही है यूक्रेन के प्रति, और मेरे ख्याल से इसका एक इमोशनल जो एंगल है और वो सारी चीजें हैं वहां तक ही सीमित है। मेरे ख्याल से इसका रियल इम्पैक्ट ग्राउंड पर कुछ होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। तो आप कह रहे हैं सांकेतिक लिहाज से ज्यादा महत्व है इसका, लेकिन जमीन पर इसका कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। फिलहाल ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। यूक्रेन के अंदर वो देख रही हैं किस तरीके से उनके परिवार के लोग, उनके साथ काम करने वाले लोग एक एक करके इस खतरे की जद में आ रहे हैं, और यही यूक्रेन की तरफ से मांग की जा रही है पूरी दुनिया से कि अब नहीं तो कब, दुनिया मदद कब करेगी। क्योंकि रूस की तरफ से हमने कुछ ही देर पहले आपको बताया किस तरीके से वहां के रक्षा मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जब तक लक्ष्य हासिल नहीं करेंगे तब तक हमले यूं ही जारी रहेंगे। ऐसे में अब यह संकट किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है प्रोफेसर राजन कुमार? देखिए, ये संकट मुझे लगता है कि और गहराने की संभावना है, क्योंकि अगर यूरोपियन यूनियन मेंबरशिप ऑफर कर दिया है तो रूस हर हाल में पहले वहां पे अपना रेजिम चेंज करेगा, और ऐसा रेजिम वहां पे तैयार करेगा जिसके जो कि बोले कि मैं यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं बनना चाहता है, जो कि बोले कि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बनना चाहता है। तो मुझे लगता है कि यूरोपियन यूनियन के मेंबरशिप के बाद रूस और भी सतर्क हो जाएगा और कीव को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेगा, पॉलिटिकल रेजिम चेंज करेगा, उसके बाद ही मुझे लगता है कि रुकने का नाम लेगा। और मुझे नहीं लगता है कि अभी विथड्रॉल का कोई इमीडिएट संभावना है कि वहां आर्मी विथड्रॉ करे। हालांकि प्रोफेसर राजन कुमार, कल जो है वो दूसरे दौर की बैठक भी होनी है, और इस बार जो
दूसरे दौर की बैठक होनी है वो बेलारूस और पोलैंड की सीमा पर होनी है। लेकिन इस सब के बीच कीव, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, कर्नल दानवीर को आना चाहिए, उसी की कीव की घेराबंदी तो इतनी कर दी है रूस ने कि 64 किलोमीटर लंबी कतार जिसमें सिर्फ और सिर्फ बारूद भरा हुआ है, गाड़ियों में ऐसी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। जी हाँ, बिल्कुल, और निर्णायक मोड़ पर है जहाँ तक कीव और कीव का भविष्य का सवाल है। एट द सेम टाइम जो भी हम देख रहे हैं, चाहे बोरिस जॉनसन के सामने एक पत्रकार रो रही हो या ज़ेलेंस्की का EU में शामिल होना और उनका जो संबोधन, इमोशनल जो कॉर्ड उन्होंने इस्टेब्लिश करी, वो सब ठीक है अपनी जगह पे, बट जो हार्डकोर जो चीज़ जो ग्राउंड पे चल रही है, जिसको बोलते हैं हम लोग की काइनेटिक ऑपरेशंस के ज़रिए डिप्लोमेसी कीव पे दिखाई दे रही है। और ये ऐसे खाली नहीं करेंगे। जब इतना बड़ा रिस्क पुतिन ने लिया है तो वो अपना लक्ष्य हासिल करके ही वापस जाएंगे, और लक्ष्य ये है कि वहाँ का जो डिस्पेंसेशन है, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, उसको चेंज किया जाए और एक फेवरेबल सरकार वहाँ पर खड़ी की जाए। और इसको करने के लिए वो उसको डीमिलिटराइज भी करना चाहते हैं। और लेकिन महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है ना प्रोफेसर राजन कुमार कि आखिरकार ये सब होने में यूक्रेन को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और साथ ही साथ भारत के भी तो देखिए ना किस तरीके से हित जो है इस वक्त जुड़े हुए हैं सुरक्षा के लिहाज से भी, क्योंकि हमारे देश के भी करीब 10,000 छात्र हैं जो अभी भी यूक्रेन युद्ध भूमि में फंसे हुए हैं। जी बिल्कुल, हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि सरकार इस पे काम भी कर रही है कि हम जल्दी से जल्दी बच्चों को वापस वहां से निकालें, क्योंकि अगर रूस अपने नागरिक को बचाने के लिए अगर यूक्रेन पे हमला कर सकता है, जो कि वो बोला गया था, जो प्रिटेक्स्ट दिया गया था रूस के द्वारा, तो भारत को भी बहुत ही क्लियर कर देना चाहिए कि हम अपने नागरिक को हर हाल में वहां से निकालेंगे। और इसमें भारत को सहयोग लेना पड़ेगा दूसरे देशों से भी, क्योंकि बहुत सारे देशों के नागरिक फंसे हुए हैं वहां पे। रेड क्रॉस के माध्यम से या यूनाइटेड नेशंस में इस इशू को लाके, या सीधा, मुझे लगता है कि संबंध हमारे रूस से बड़े अच्छे हैं, मोदी और प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के संबंध बहुत अच्छे हैं, तो डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि सबसे इस समस्या का समाधान बिल्कुल तुरंत निकालना जरूरी है, और मुझे लगता है कि निकल सकता है, क्योंकि रूस और भारत के संबंध काफी अच्छे हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत सीधी बात कर सकते हैं। आपकी बात पर जरा सा कुछ जोड़ना चाह रहे हैं कर्नल दानवीर, उसके बाद मैं एक ब्रेकिंग न्यूज का रुख करूंगी जल्दी से। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं फिर इस चीज को रिएटरेट करूंगा कि लड़ाई के मैदान में भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर सीज फायर करके और लोगों को निकाला जा सकता है। इसके काफी सारे मिसाल नहीं, तो अभी तक हमने ये कोशिशें क्यों नहीं की? क्या हम लोग ये सोच रहे थे कि हालात इतने बदतर नहीं होंगे? इन तमाम सवालों पर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। यूरोपियन यूनियन के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि यूरोपियन यूनियन पर रूस को लेकर बड़े आरोप लगाए गए हैं। यूरोपियन यूनियन रूस पर बड़ा आरोप लगा रहा है कि रूस आतंकवाद फैलाने का काम कर रहा है, ये कह रहा है यूरोपियन यूनियन। और ये कुल मिलाकर वही बात है जो अब से कुछ देर पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कही थी, जब उन्होंने जिक्र किया था कि खार्किव के फ्रीडम स्क्वायर पर जिस तरीके से रूस की तरफ से हमला किया गया है, दरअसल ये आतंक है, ये आतंकवाद है। और अब यूरोपियन यूनियन भी ये कह रहा है कि रूस जो है वो जियोपॉलिटिकल टेररिज्म का दोषी है, ये कह रहा है यूरोपियन यूनियन। मतलब कुल मिलाकर कर्नल दानवीर, ये युद्ध नहीं बल्कि ये सीधे सीधे जियोपॉलिटिकल टेररिज्म है, ये कहकर रूस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ये बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है कि ये जियोपॉलिटिकल टेररिज्म है एज फार एज यूक्रेन इज कंसर्न। बिल्कुल उसकी तरफ से देखा जाए तो ये जियोपॉलिटिकल टेररिज्म है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। बट एट द सेम टाइम जियोपॉलिटिकल टेरर यूक्रेन की तरफ से भी है, क्योंकि खौफजदा तो रशिया भी था और उसी वजह से तो ये इंटरवेंशन हुआ है, बिकॉज ये नेटो की तलवार दिखाया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर। और ये जो जियोपॉलिटिकल टेररिज्म के आरोप लग रहे हैं ना, तो ये टेररिज्म वाली बात क्यों कही जा रही है? दरअसल आपको समझना ये होगा कि जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हुए हैं आज, जिस तरीके के दावे यूक्रेन की तरफ से किए गए, उसमें यूक्रेन ने ये कहा है कि साहब हमला कर दिया है वैक्यूम बम से रूस ने, कल रात में भी किया और आज भी किया। तो ये वैक्यूम बम क्या होता है? देखिए, जेट की मदद से टारगेट पर हमला इस वैक्यूम बम के जरिए किया जाता है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं पूरी तस्वीर ताकि आप समझ सकें। ये जो वैक्यूम बम होता है इसको फादर ऑफ ऑल बम्स कहा जाता है। और ये करता क्या है? ये वातावरण में जितनी भी ऑक्सीजन होती है, दरअसल वो सारी ऑक्सीजन ये सोख लेता है, क्योंकि इससे कंबस्शन जो है वो इतने छोटे छोटे कंबस्शन और इतनी बड़ी तादाद में होते हैं कि जितनी ऑक्सीजन होती है वो सब ये सोख लेता है। धमाके से उच्च तापमान और सुपरसोनिक तरंगें पैदा होती हैं और इससे 300 मीटर के दायरे में
सब कुछ खत्म हो सकता है। इस तरीके के जो हथियार है ना, वो जायज नहीं माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत ऐसे जो हथियार हैं उनके हमले की इजाजत नहीं देता है, लेकिन रूस जो है, क्या वो डर्टी वॉर की तरफ इस युद्ध को अब लेकर जा रहा है? ये बड़े आरोप हैं जो रूस पर लग रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में इस्तेमाल जब इस तरीके के वैक्यूम बम का किया जाता है तो वो तबाही ज्यादा मचाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आबादी जो है वो शहरी इलाकों में ज्यादा होती है। इसीलिए कर्नल दानवीर, परमाणु बम का खतरा, परमाणु हमले का खतरा, लेकिन अगर परमाणु बम मतलब गैर परमाणु बम की बात की जाए तो फिर सबसे ज्यादा घातक यही वैक्यूम बम। बिल्कुल एब्सोल्युटली। एक तो ये जिसको बोला जाए कि गला घोट देता है लोगों का, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, और क्योंकि ये बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजन्स होते हैं एयर के अंदर, एयर फ्यूल के अंदर, तो उससे आग लगने का भी खतरा होता है। इन्फर्नो एक बहुत बड़ा कोलैटरल है इस पर्टिकुलर वेपन का, जिसकी वजह से बहुत हैवी तादाद में कैजुअल्टी हो सकती है। बिल्कुल, और अब इस तरीके की जो हथियार है जिसका इस्तेमाल रूस की तरफ से किया जा रहा है, इसी वजह से प्रोफेसर राजन कुमार, दुनिया कह रही है कि साहब ये युद्ध नहीं है, क्योंकि युद्ध में भी कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। ये तो डर्टी वॉर है, ये तो ग्लोबल टेररिज्म की तरफ है जो रूस ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। प्रोफेसर राजन, देखिए, मुझे लगता है कि इस ढंग के टर्म नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव चलते रहेंगे दोनों तरफ से। जहां तक टेररिज्म की बात है तो मैं बता दूं कि अभी तक जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी है, यूनाइटेड नेशंस है, एक कॉमन डेफिनेशन तक नहीं निकाल पाया है। यूनाइटेड नेशंस में किसको टेररिस्ट बोला जाए, किसको, इस पे कोई भी कंसेंसस नहीं है। तो ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है जो कि वेस्ट तैयार करने की कोशिश कर रहा है, जिसको बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि तूल नहीं देना चाहिए। ये जरूर है कि रूस अगर इस ढंग के बॉम्ब्स यूज कर रहा है, क्लस्टर बॉम्ब भी यूज कर रहा है, मुझे कल इंफॉर्मेशन आया था, तो ये बहुत ही गलत है। और मुझे लगता है कि रूस पे दबाव बनाना चाहिए कि हर हाल में इस ढंग के सिविलियन टारगेट्स नहीं बनाए और इस ढंग के जो वेपन्स हैं उसका प्रयोग नहीं करे, क्योंकि नहीं तो वो ये मामला एस्केलेट हो सकता है। और अभी तक वो एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है जहां पे यूक्रेन और रूस भिड़े हुए हैं, लेकिन ये आगे भी जा सकता है जिसमें कि दूसरे देश शामिल हो सकते हैं और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सारे बिल्कुल, आप लगातार आगाह कर रहे हैं इस बात को लेकर कि ये मामला यहां से और ज्यादा बड़ा हो सकता है, और ज्यादा गहरा हो सकता है। संकट जो है वो इतना बढ़ सकता है कि पूरी दुनिया को ही शायद अपने लपेटे में ले ले। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर राजन कुमार, कर्नल दानवीर, आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस खास पेशकश में। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि रूस की तरफ से अब फाइनल अटैक की तैयारी है, क्योंकि यूक्रेन पर रूस की तरफ से भारी बमबारी है। महायुद्ध पर यह महा कवरेज आपके चैनल एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।